बाद में अपने नोट्स तैयार करते हैं, तो इसीलिए रिकॉर्डिंग हमारी बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, मैं बेला शर्मा आप सब लोगों का, जो नए साथी हैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, जो पुराने साथी हैं उनका स्वागत करना ही करना है। और नए साथियों को बोलना चाहूँगी कि वो डेली सुबह 7 बजे वाली मीटिंग में भी आएँ, जहाँ की पूरा प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में पूरी नॉलेज दी जाती है, और ये कैप्सूल जो है हमारे कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना है, किन-किन बीमारियों में काम करता है, किस-किस को देना चाहिए, क्या रिफ्लेक्शन आता है, क्या हमारा बिज़नेस प्लान है, वो सब बताया जाता है। और इस टाइम तो आप सब लोग जानते हैं क्या कुछ बताया जाता है, उसकी तो कोई बात ही नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, प्रोडक्ट का इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें डली हुई हैं, और वो क्या कारण है जिसपे कि वो हमारी बीमारियों पे काम करता है, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। तो दोस्तों 8:04 हो चुके हैं, अभी 1 मिनट का समय और बाकी है। जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके अपने साथियों को जोड़ लीजिए, और जिन-जिन के भी नए साथी जुड़ रहे हैं, उन सबका मैं वेलकम करती हूँ, और अगर टाइम हुआ तो हम लास्ट में उन साथियों का वेलकम भी करेंगे और उनसे फीडबैक भी लेंगे। तो साथियों, मैं एक बार देख लेती हूँ, हमारे मधुसूदन अग्रवाल जी हमारे बीच में आ चुके हैं और वो को-होस्ट भी बन चुके हैं। तो मैं एक बार सीधा चलती हूँ हमारे मधुसूदन अग्रवाल जी के पास, जो कि हमारे डॉक्टर साहब हैं, जो हमें ग्रेट जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले मैं आप सब लोगों को अनम्यूट करना चाहूँगी। हमारे अग्रवाल साहब के स्वागत के लिए हमें जोरदार तरीके से स्वागत करना है। ये नहीं कि बच्चों की आवाज़ आए लेकिन आप लोगों की आवाज़ नहीं आए। वो मुझे पता है बच्चों की आवाज़ बहुत प्यारी होती है, हम लोगों को सुनने में अच्छी भी लगती है, लेकिन आप सब लोगों को भी आवाज़ बुलंद करनी है। इसलिए मैं आप सब लोगों को एक बार अनम्यूट करती हूँ, जोरदार धमाकेदार तरीके से उनको रॉकिंग जनरेटर और रॉकिंग डॉक्टर साहब के नारे के साथ उनका स्वागत हमें करना है। तो मैंने आप सब लोगों को अनम्यूट कर दिया है, आप सब लोग नारा लगा सकते हैं। रॉकिंग डॉक्टर साहब बहुत बहुत रॉकिंग डॉक्टर साहब क्या बात है, क्या बात है। बच्चों की आवाज तो स्पेशल ही होती है, बड़ी मीठी आवाज होती है बच्चों की। आप लोगों ने भी पूरी कोशिश की है, पूरा दम लगाया है, तो थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं। सर आपका ग्रेट वेलकम है इस जो मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद बेला जी, मैं तैयार हूँ और आप जब कहेंगे मैं स्टार्ट कर दूंगा। जी सर, आप अपने बात स्टार्ट कर सकते हैं, टॉक शुरू कीजिए सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद बेला जी और सुनील प्रजापति जी, अमित प्रजापति जी और बाकी सब सदस्य जो मेरी बात सुनने को तैयार बैठे हैं। आज मेरी जो टॉक है वो गैनोडर्मा ल्यूसिडम पर है। गैनोडर्मा ल्यूसिडम थोड़ा बड़ा है, तो इसको मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है। मैं थोड़ा आपको इसकी नॉलेज जब दूंगा तो मैं अपनी टॉक को छोटा रखूंगा, बहुत लंबा हो जाता है तो मीटिंग का टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्वेश्चन भी पूछने होते हैं, उसको भी अटेंड करना होता है, तो इसलिए मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड करना बेहतर समझा। जब आप लोग मार्केटिंग के लिए जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। लोग आपको बोलते हैं कि जी हम अ, फलाना बंदा खा रहा था मेडिसिन, उसको ये फायदा नहीं हुआ, उसको ये फायदा नहीं हुआ, या ये अप्रेजल भी मिलता है कि नहीं बहुत फायदा हुआ। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा बार बार, अब मैं पहले ही बोल रहा था डे वन से कि ये एक मेडिसिन नहीं है। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, जितने भी पदार्थ पड़े हुए हैं, वो सबके सब फ्रूट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, प्लांट्स हैं, और ये प्राइमरीली उस फैक्ट के ऊपर बेस्ड हैं जिसमें कि हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स आर द बेसिक्स ऑफ आवर सिस्टम। न्यूट्रिएंट्स कैन बी रिप्लेस्ड ओनली बाय न्यूट्रिएंट्स। देखिए, अगर विटामिन ए की जरूरत है तो विटामिन ए ही मिलेगा, उसको तभी बात बनेगी। आप जितनी मर्जी अच्छी डाइट लेते हो, जो मर्जी दवाइयां खाते हो, अगर विटामिन सी की कमी होगी तो स्कर्वी तो होगा ही। विटामिन डी की कमी होगी तो आपकी बोन्स तो वीक होंगी ही, आप जो मर्जी कर लें। आयरन की कमी होगी तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो होगा ही। तो इसी तरह से अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसका खून बह जाता है, तो आप जितना मर्जी ग्लूकोज चढ़ा दें, वो पेशेंट नहीं बचेगा, ग्लूकोज के बदले ग्लूकोज ही देना पड़ेगा। तो हमारी बॉडी में सिस्टम है कि जिस चीज की कमी होती है वो चीज हमें रिप्लेस करनी ही होती है। और ये जो प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर 9 प्रोडक्ट्स या 10 प्रोडक्ट जो भी पड़े हुए हैं, वो सब न्यूट्रिएंट्स हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स कहीं ना कुछ पूरा करते हैं हमारे शरीर के अंदर, और उसके पूरा करने से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बेनिफिशियल इफेक्ट्स आते हैं। तो वो कौन कौन से बेनिफिशियल इफेक्ट्स आते हैं, वो कौन कौन से इफेक्ट्स आते हैं जो हमें तंदुरुस्ती बनाते हैं और हमें बीमारी से लड़ने की क्षमता देते हैं,
और बीमारियों से निजात दिलाते हैं। तो वही मैं स्टडी करता रहा हूँ और वही उसी के बारे में बोलता हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसका सच्चाई जानें और सच्चाई के रूप में ही आगे बढ़ें, उससे आपको कभी भी सेटबैक नहीं लगेगा। वरना नेगेटिव पब्लिसिटी बहुत होती है और उससे बड़ा दुःख होता है और कई बार निराशा भी होती है कि क्या हो रहा है। तो किसी भी तकलीफ के अंदर मैं समझता हूँ जितना मैंने काम किया है, जितना मैंने पढ़ा है इनके बारे में, क्योंकि मैं जब इसमें मैंने लेक्चर देना शुरू किया उससे पहले मैं कुछ नहीं जानता था इस प्रोडक्ट के बारे में। जब मैंने इसके प्रोडक्ट्स के इंग्रीडिएंट्स देखे तो मुझे कुछ लगा, मैंने कहा चलो मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं बताऊँ। और जितना मैंने अब तक स्टडी किया, रिसर्च पेपर्स देखे, मुझे ये लगा कि इसके अंदर कहीं भी कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी कंडीशन में या किसी बीमारी के अंदर हाइली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो, यानी कि नहीं इसमें देना ही नहीं है, बिल्कुल वर्जित है। ऐसा कुछ नज़र नहीं आया मुझे। तो इसका मतलब ये है कि हर बीमारी में या हर हेल्दी पर्सन को इससे देने से कुछ ना कुछ फ़ायदा होने की संभावनाएँ तो हैं। तो हम इस बात से क्यों डरे हैं कि नहीं-नहीं ये देंगे तो नुकसान ना हो जाए? या इसी तरह से हम ये क्यों कहें कि ये दवाई खाओगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कैंसर है वो भी ठीक हो जाएगा, हार्ट अटैक है वो भी ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा ना करें प्लीज़। ऐसा करने से आप खुद के लिए भी बदनामी झेल रहे हैं और प्रोडक्ट के लिए बदनामी झेल रहे हैं और प्रोडक्ट की जो एक्चुअली जो पोटेंशियल है, जो उसकी ताकत है, उसको भी डाउन कर रहे हैं। तो मैं आज जो जेनोडर्मा लुcidum में बताने जा रहा हूँ, ये एक फंगस है, एक फफूंदी है, जैसे मशरूम खाते हैं, एक तरह का मशरूम है। और ये ईस्टर्न कंट्रीज में बहुत यूज होता है। ईस्टर्न कंट्रीज का मतलब जैसे चाइना, जापान और बाकी एशियन कंट्रीज, मतलब ये जो है ये अमेरिका वगैरह में या यूके वगैरह में वहां पे नहीं है। ये मिलता ही ईस्टर्न साइड पर है और वहां पर ये पिछले 2000 सालों से ज्यादा समय के अंदर का समय हो गया है और लोग इसको यूज करते हैं एज ए रूटीन। जैसे आप कह सकते हैं कि हमारे देश में हिंदुस्तान के अंदर सदियों से जी रोटी चली आ रही है, आटा है, आटे की रोटी बनाएंगे, रोटी खाएंगे। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हमारे देश के अंदर एक्सक्लूसिवली खाई जाती हैं, तो वो बाकी देशों में नहीं खाई जाती, तो वो हमारे देश की एक पर्टिकुलर डाइट हो गई। उसी तरह से ये जो गैनोडर्मा लूसिडम है, ये जापान, चाइना और बाकी ईस्टर्न जो एशियन कंट्रीज हैं जैसे कि थाईलैंड वगैरह हो गया, इस टाइप के देशों के अंदर ये आम तौर पे खाई जाती हैं, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं उनको। अब ये देखा गया कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से इसके बेनिफिट देखे गए विदाउट टॉक्सिसिटी, यानी कि जब कोई चीज़ आप बार-बार खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। उससे आपको पॉइज़नस इफेक्ट्स आ सकते हैं कि ये ओवर खा लिया आपने, अधिक मात्रा में खा लिया, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। सिमिलरली जैसे मैं आपको कहूँ कि जी हमारे यहाँ या किसी जगह पर खूब सारा हमारे यहाँ जी बहुत खाने की आदत है कि हम ये पालक की सब्ज़ी खाते हैं बहुत। मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो क्या ऐसा हो सकता है कि पालक की सब्ज़ी रोज़ खाने से कोई नुकसान हो जाए? ऐसा तो नहीं होता। तो इसी तरीके से गैनोडर्मा जो है कॉमनली खाई जाने वाली हर्ब है या कॉमनली खाया जाने वाला फंगस है या कॉमनली खाया जाने वाला मशरूम है, जो ईस्टर्न कंट्रीज़ में खाया जाता है और ये लंबे समय से खाते आ रहे हैं। तो इससे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और टॉक्सिसिटी या पॉइज़नस इफेक्ट नहीं होता। आप ज़्यादा खा सकते हैं। अब जिन चीज़ों के अंदर जो मैंने जो देखा उनमें वो जो ईस्टर्न साइड के लोग हैं, वो जो खाते हैं उन्होंने जो स्टडी किया, उसमें इसका उपयोग कुछ चीज़ों में होता है, जैसे मैं बताने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहले कैंसर। अब कैंसर में क्या इस्तेमाल होता है? तो ये देखा क्या होता है, तो ये देखा गया कि ये एक पॉपुलर सप्लीमेंट है, एक बहुत कॉमन है पब्लिक के अंदर, वहाँ की पब्लिक के अंदर कि जो हेल्दी लोग हैं, ठीक-ठाक लोग हैं, बीमारी नहीं है उनको, वो भी खाते हैं। क्यों खाते हैं? ताकि अपनी इम्यूनिटी ठीक हो सके। मतलब उनको नहीं पता इम्यूनिटी ठीक होगी, वो तो खा रहे हैं। पर ये देखा गया कि जब हेल्दी लोगों को जो खाते हैं वो, उनकी इम्यूनिटी औरों के मुकाबले बेटर हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मेरे यहाँ लाइट चली गई है, 1 मिनट रुकिए ज़रा प्लीज़। जी सर जी। है क्या? दिनेश? क्या?
हाँ तो ये क्यों हो गया, ये बंद क्यों हो गया? साथियों कोई बात नहीं, अभी अग्रवाल साहब वापस आ जाएंगे, उनकी लाइट चली गई है तो इसलिए थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो गया, तो उसके लिए माफी चाहेंगे। बहुत जल्दी सर वापस आ रहे हैं हमारे बीच में, क्योंकि बहुत अच्छा सेशन चल रहा है ज्ञान नर्मल स्टेडियम के बारे में, और हर चीज जो बता रहे हैं सर वो वाकई काफी लाजवाब है। तो हमें उनका इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी टॉक को जरूर पूरा करेंगे। तो ये जो लाइट का जाना है, नेटवर्क का खराब होना, ये तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो इसलिए हमें निराश नहीं होना है, आप शांति से बैठे रहिए, अपना कॉपी पेन लेके बैठे रहिएगा। जो भी चीज आपको लगती है नई है उसे आपको जरूर नोट डाउन करना है, ताकि आगे आप लोगों को बता सकें कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो बहुत अच्छा, मैं एक बार देख लेती हूँ डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब अगर आप, जी सर जी। तो मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि जैसे कि कैंसर के केस में है कि वो लोग हेल्दी हेल्दी लोग खाते हैं और उनके अंदर देखा गया कि उनमें कैंसर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके अंदर ये देखा गया कि बेसिकली ये बढ़ाती कैसे क्षमता। देखिए कैंसर के सेल्स जो होते हैं वो एक ऐसे सेल्स हैं जो कि बिगड़ा हुआ बच्चा, बिगड़ा हुआ कोई भी यूथ, अब बिगड़ा हुआ जो इंसान है, जो यूथ है, मान लिया कोई लड़का है गली मोहल्ले में, वो बिगड़ गया है बहुत ज्यादा, तो क्या करेगा? वो किसी किसी घर में घुस जाएगा, वो मारा पीटी करेगा, बदमाशी करेगा, उनके घर में रखा हुआ सामान वामान उड़ा के ले जाएगा, है ना? तो बेसिकली उसकी आदत क्या है, कहीं भी चले जा, कहीं भी घुस जाना और कुछ भी खा लेना। तो ऐसे ऐसे जो इंसान को जो कहीं भी जा करके कुछ भी कर सकता है बदमाशी, उसी को कैंसर कहते हैं। कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो कहीं भी घुस जाते हैं, चले जाते हैं, फैल जाते हैं और वहां पे उनको खून चाहिए, ब्लड सप्लाई चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो बढ़ने के लिए खून की सप्लाई चाहिए उसको, तो खून की सप्लाई कैसे मिलेगी? हर सेल में हमारे खून की नलियां जाती हैं और वो उसको खून सप्लाई करती हैं ताकि उसको खाना मिल सके, हमारे हर सेल को। इसी तरह से कैंसर का सेल जो होता है उसको भी जिंदा रहने के लिए खून चाहिए, खून की सप्लाई चाहिए। तो कैंसर के सेल जब फैलते हैं इधर से उधर, तो खून की सप्लाई कैसे मिलेगी उनको? वो तो नए सेल्स हैं, उनके अंदर तो खून की सप्लाई का नेचर ने कोई प्रोविजन नहीं कर रखा। तो कैंसर सेल्स कुछ ऐसा करते हैं कि जब वो फैलते हैं तो वो अपनी नई खून की नलियां बना देते हैं। वो खून की नई नलियां जो बनाते हैं, वो नलियां खून की जो है उनको सप्लाई पहुंचाती हैं। तो ये देखा गया कि कुछ ऐसा हो जाए कि अगर खून की नई नलियां जो बन रही हैं वो बननी बंद हो जाए, वो खून की नई नलियां जो कैंसर के सेल्स को सपोर्ट देने के लिए बनवाते हैं कैंसर सेल्स, अगर हम किसी तरह से उनकी नई सप्लाई को रोक दें, तो कैंसर सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा, सप्लाई नहीं मिलेगी, तो मर जाएंगे। सेम वैसे ही जैसे कारगिल युद्ध के अंदर हिंदुस्तान जीत गया था, तो हिंदुस्तान के बम्बारमेंट के बाद पाकिस्तानी घबरा गए, पाकिस्तानियों के पीछे से खाना नहीं मिल रहा था, हथियार नहीं मिल रहे थे, सप्लाई बंद हो गई थी, वो मर गए सारे के सारे। तो किसी को मारना हो तो उसकी सप्लाई बंद करो, उनको खाना मत दो, उनको ऑक्सीजन मत दो, उनको उनको जो है पानी मत दो, कुछ मत दो, तो मर जाएगा। तो कैंसर के सेल्स को मारने के लिए ये भी तरीका होता है, कुछ ऐसा हो जाए कि कैंसर के सेल्स के अंदर नए खून की नलियों का डेवलपमेंट ना हो और उनको सप्लाई ना मिल सके। तो ये देखा गया कि गैनोडर्मा खाने से नई सेल्स के डेवलप होने में रुकावट आती है, वो नए सेल्स डेवलप नहीं हो पाते, इसे कहते हैं एंजियोजेनेसिस का मर जाना, एंजियोजेनेसिस का ना होना। एंजियो मैंने आर्टरी, खून की नली, जेनेसिस मैंने ग्रोथ को। तो इसका मतलब यह है कि खून की नई नलियां जो हैं कैंसर के सेल्स को सप्लाई करने के लिए जो आमतौर पे बन जाती हैं, उसको बनने से रोकता है। क्या? गैनोडर्मा रोकता है। तो जब वो रुक जाएंगी तो उम्मीद है कि कैंसर सेल्स मर जाएंगे, और नहीं भी मरेंगे तो कम से कम जो हम बाहर से दवाइयां दे रहे हैं कैंसर सेल्स को मारने के लिए, या जो भी प्रयत्न कर रहे हैं, उनको उस प्रयत्न के सफल होने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। क्योंकि उधर तो वो सप्लाई आप लोग उसकी रोकने की कोशिश कर रहे हैं गैनोडर्मा दे करके, और दूसरी साइड से जो डॉक्टर्स हैं उसको दवाइयां देके उसके सेल्स को मार रहे हैं। तो डबल अटैक हो गया, जैसे कि हिंदुस्तान ने किया था कारगिल में, कि हम जब उनकी सप्लाई रुक गई तो वो डबल तरीके से कैसे मरे?
कि यहाँ से बम्बारमेंट से मर रहे हैं, यानी जो एलोपैथी डॉक्टर जो दवाइयां दे रहे हैं उससे मर रहे हैं, और उधर से आपकी गैनोडर्मा ने उनकी सप्लाई रोक दी, तो इस तरह से उनका जल्दी नाश होता है। तो ये सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है। ये कारण है कि गैनोडर्मा कैंसर से बचाव करने में आपकी मदद करता है, क्योंकि गैनोडर्मा कैंसर के सेल्स के लिए पैदा होने वाली नई खून की नलियों की डेवलपमेंट को रोकता है। तो ये कारण है कि कैंसर सेल्स की रुकावट, कैंसर सेल्स की ग्रोथ में रुकावट आ जाती है। तो इसलिए गैनोडर्मा के खाने से कैंसर के होने की उम्मीद कम हो जाती है, और जिनको कैंसर है उनकी कैंसर की स्पीड को रोकने में मदद मिलती है। वेल, ये भी देखा गया कि सेल एडेशन, इन्वेजन एंड माइग्रेशन, इसमें भी रुकावट डालता है। अब ये क्या होता है, कैंसर के सेल्स जो हैं वो एडिशन में चले जाते हैं, कैंसर के सेल्स चिपक जाते हैं पूरी तरह से नॉर्मल सेल से। तो अगर हम कुछ ऐसा कर सकें कि कैंसर के सेल जो है वो आपकी नॉर्मल बॉडी के सेल्स में ना चिपकें, ना लिपटें, ना उसको डिस्ट्रॉय करें, तो कैंसर को की ग्रोथ में आप रुकावट डाल सकते हैं। तो ये देखा गया गैनोडर्मा खाने वाले जो हैं उनके अंदर कैंसर सेल्स का एडिशन पावर, कैंसर सेल्स का आपके नॉर्मल सेल से चिपकने की ताकत में कमी आती डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ है। रही है फिर से। या वो हेलो, डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्यों, अब तो मेरा सिग्नल एक मिनट। यस सर, यस बोल रहे सर। हाँ। तो ये कहना चाह रहा था कि कैंसर सेल्स के अंदर जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को 3 तरह से अटैक करते हैं, एडेशंस, इन्वेजन एंड माइग्रेशन। यानी कि कैंसर के सेल्स जो हैं वो नॉर्मल सेल से चिपक नहीं पाते इसके प्रयोग से। दूसरा, कैंसर के सेल्स जो हैं घुस नहीं पाते नॉर्मल सेल में। और तीसरा, वो वहां से निकल के दूसरी जगह जा नहीं पाते, उसमें भी रुकावट आती है। नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कि कैंसर के अंदर जब एक जगह होता है तो फैल के दूसरी जगह पहुंच जाता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ किसी पेशेंट को तो कुछ टाइम बाद वो लिवर में चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है, हड्डियों में चला जाता है, वो सबसे ज्यादा मारता है। भाई ब्रेस्ट कैंसर हुआ, ब्रेस्ट रिमूव कर दी, दवाई दे दी, ठीक हो जाना चाहिए। कुछ टाइम बाद पता चलता है कि नहीं जी नहीं, अब तो ब्रेस्ट से फैल करके वो हड्डियों में चला गया, अब तो वो लीवर में चला गया, अब तो ब्रेन में चला गया। तो गैनोडर्मा के प्रयोग से देखा गया कि उसके इन तीनों तरह की प्रॉपर्टीज के अंदर वो रुकावट डालने की भरपूर कोशिश करता है और उसमें मदद मिलती है। यानी कि गैनोडर्मा का प्रयोग कैंसर के पेशेंट्स को निरंतर करना चाहिए, ऐसा मुझे रिसर्च रिपोर्ट्स के अंदर प्राप्त हुआ है, ज्ञात हुआ है। यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। वेल, ये भी देखा गया ह्यूमन फैक्टर्स के अंदर, आदमियों में जब रिसर्च की गई कि ये जो एंटी ट्यूमर इफेक्ट है, कैंसर के अगेंस्ट जो इफेक्ट है गैनोडर्मा का, वो इम्यून सिस्टम के थ्रू भी होता है। क्योंकि ये भी हम लोग एक थ्योरी लगाते हैं कि जिसकी इम्यूनिटी खराब हो जाती है उसको कैंसर हो जाता है। तो इम्यून सिस्टम के अंदर इम्यूनिटी को भी क्योंकि ठीक करता है गैनोडर्मा, तो वहां भी वो कैंसर से लड़ने की ताकत देता है। तो आप ये देखें कि कैंसर से लड़ने की ताकत कितने अलग अलग स्तर पर गैनोडर्मा के अंदर है। मैं तो ये कहूंगा कि आपके इन सारे जो कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं इसके अंदर, जो 8-9 कंपोनेंट हैं, उसमें शायद कैंसर से लड़ने की सबसे ज्यादा ताकत गैनोडर्मा ही देता है। हालांकि मैंने पहले भी कई प्रोडक्ट्स के लिए बोला है कि वो कैंसर से लड़ने की ताकत देता है, वो कैसे लड़ता है, लेकिन गैनोडर्मा के बारे में मेरे को ज्ञात हो रहा है कि गैनोडर्मा कैंसर से लड़ने की सबसे ज्यादा ताकत देता है। आपके इस प्रोडक्ट सबसे ज्यादा जो कैंसर से लड़ने की ताकत है वो शायद गैनोडर्मा के अंदर है, ऐसा प्रतीत होता है। इसी तरह से ये भी देखा गया कि कैंसर के लड़ने के लिए जो रेजिस्टेंस पैदा होना चाहिए वो तो होता ही है, साथ में कैंसर के सेल्स को रिमूव करने में, या इवन कैंसर से पहले की जो स्टेज होती है प्री कैंसर स्टेज, उसमें भी उन सेल्स को रिमूव करने में ये मदद करता है। तो कितना ज्यादा उपयोग है इसका, मतलब मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि कितना ज्यादा प्रयोग है, कितना ज्यादा यूजफुलनेस है कि कैंसर से लड़ने में। ये हुआ कि इसका प्रयोग कैंसर के पेशेंट को भी करना चाहिए और जिनको कैंसर नहीं है उन्हें भी करना चाहिए। इसी तरह से एक और इफेक्ट इसके अंदर देखा गया है, वो है एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट तो आपके भाई सब प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ है,
लेकिन मैं आपको बताऊं एंटीऑक्सीडेंट का इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। एंटीऑक्सीडेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चला था 1980 के बाद। 1980 के अंदर नया नया कॉन्सेप्ट आया था अमेरिका से कि कुछ एंटीऑक्सीडेंट या ऑक्सीडेंट होता है। होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो खराब रिएक्शंस होते हैं, उन खराब रिएक्शन से जिसको कि हमें नहीं होने चाहिए, लेकिन वो होने आप उसको रोक नहीं सकते, वो तो होंगे ही, उनके होने से नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। जो केमिस्ट्री जानते हैं उन्हें पता होगा कि ऑक्सीजन का छोटा रूप होता है नेसेंट ऑक्सीजन, वो बहुत डैमेज करती है। वो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो बॉडी के अंदर बहुत डैमेज करते हैं, बहुत डिस्ट्रक्शन करते हैं। और वो जो डिस्ट्रक्शन करते हैं उससे बहुत सारे चेंजेस बॉडी के अंदर आते हैं। बॉडी के अंदर कैंसर भी होने की कोशिश, कैंसर भी हो सकता है उससे। बॉडी के अंदर उससे एजिंग बड़ी फास्ट होती है, सेल्स का की ग्रोथ रुक जाती है, सेल्स बड़ी डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। तो उसको रोकने के अंदर भी इसका काफी प्रयोग देखा गया। यानी कि गैनोडर्मा खाने वाले लोगों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, और वो ऐसी जो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होते हैं, ऐसी जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, नेसेंट ऑक्सीजन जो डैमेज करती है, उसको उसको खत्म करता है, उसको रोकता है। तो इसी तरह से ये जो इफेक्ट है ये भी अगेन कैंसर को रोकने में मदद करता है। तो कैंसर को रोकने में मदद करने के बहुत सारे डायमेंशंस, बहुत सारे आयाम, बहुत सारे उसके रुख नजर आ रहे हैं। हाँ, एक और चीज है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन के अंदर ये देखा गया कि जब हम इसका एक्सट्रैक्ट, गैनोडर्मा का एक्सट्रैक्ट जो है वो लोगों को देते हैं, तो जो हर्पीज जॉस्टर है, यानी जिसे हम बोलते हैं हर्पीज नाम की बीमारी हो जाती है, इसमें छाले पड़ जाते हैं एक साइड पे और बहुत दर्द करते हैं। बड़ा कॉमन है, गांव में भी बहुत होता है, शहरों में भी बहुत होता है। मुझे नहीं पता इसको आम भाषा में क्या बोलते हैं, पर डॉक्टर सब जानते हैं, इसको हर्पीज बोलते हैं। कई जगह इसको शिंगल्स भी बोलते हैं। वो बहुत पेनफुल डिसऑर्डर होता है, बहुत बीमारी होती है। उसके अंदर देखा गया कि अगर गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट दिया जाए, मुंह से खिलाया जाए, तो उससे पेशेंट बड़ी जल्दी आराम आता है, उसमें दर्द में आराम आता है। क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब बीमारी हो जाती है तो उसके ठीक होने के बाद भी दर्द कई साल तक चलता रहता है। तो अगर ये दिया जाता है गैनोडर्मा, तो देखा गया है कि उसके दर्द में काफी राहत मिलती है। तो ये वायरस के अगेंस्ट इसकी प्रॉपर्टी है। अब कुछ चीजें और भी हैं, क्योंकि बीच में लाइट चली गई थी तो मैं बहुत पीछे रह गया अपने शेड्यूल के अंदर। ये जो मैंने बताई है आपको प्रॉपर्टीज, कैंसर के अगेंस्ट मैंने इतना सब कुछ बताया आपको। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बताया कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी बहुत अच्छा काम करता है, और वो भी अगेन कैंसर को रोकने में हेल्प करता है। और तीसरा वायरस का बताया, जिसके अंदर की हर्पीस के बारे में बताया, जिसके बारे में कि हर्पीस जेनाइटलिस, हर्पीस लेबियालिस और हर्पीस जॉस्टर। हर्पीस जॉस्टर तो वो होता है इसमें छाले होते हैं, चेस्ट के ऊपर हो जाएंगे, एब्डोमेन पे हो जाएंगे, कहीं भी हो जाएंगे। इस तरह से एक होता है हर्पीस जेनिटालिस, उसमें छाले बन जाते हैं जेनिटेलिया के आसपास। लेडीज में जो प्राइवेट पार्ट्स है वहां पर, या जेंट्स को भी जो प्राइवेट पार्ट्स है वहां हो जाता है। लेडीज को होता है, नॉर्मली लेडीज को तभी हम उसको हर्पीस जेनिटालिस बोलते हैं। जेंट्स को भी हो जाता है। और एक होता है हर्पीस लेबियालिस, उसके अंदर लेबिया जो होता है लेडीज के लिए, जो लेडीज का प्राइवेट पार्ट है वहां पे छाले हो जाते हैं। तो ये सब जो है वायरस डिसीज है, और बहुत पेनफुल होती है, उसके में उसमें काफी मदद करता है। अब ये आप लोगों को शायद ना पता हो ये क्या होता है, लेकिन हर्पीज याद रखें, हर्पीज एक बड़ी कॉमनली स्पोकन वर्ड है, तो उसमें इसका काफी अच्छा यूज है। तो ये सब तो मैंने आपको जो बताई हैं चीजें, ये बताई हैं जो ईस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, चाइना, जापान वगैरह जाता रहा है कॉमनली पिछले सालों से, हजारों सालों से। इसके अलावा भी बहुत सारी रिसर्च वर्क हुई वेस्टर्न वर्ल्ड में, और उन्होंने, तो मैं अभी तो यहाँ पे अपनी वाणी को विराम दूंगा, और मैं अगली बार उसके बारे में बताऊंगा आपको। तब ये पूरा हो पाएगा शायद, नहीं तो फिर आगे बढ़ा देंगे। लेकिन इतना ही काफी है कि आप अपने तरह से अच्छी तरह नोट कर लें कि कैंसर के लिए ये बहुत बड़ा वरदान है, मैं समझ पाया हूँ रिसर्च पढ़ने के बाद। और इम्यूनिटी वगैरह के थ्रू, और हर्पीज वगैरह के में भी काफी अच्छा काम करता है। और ये सब मैंने ऑथेंटिकल रिसर्च से निकाला है।
एनी जी क्वेश्चंस? वेरी मच सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत अच्छी। और जो आपने हर्पीस के बारे में बताया, वाकई वाकई बहुत पेनफुल होता है। और गांव देहात में शायद ये लोग, कुछ लोग उसको जनेऊ के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, मुझे इसके बारे में जी, इसको बताइए। जनेऊ भी बोला जाता है, क्योंकि ना वन साइड में होता है, आंख पे जी हो हाँ। गया, सिर पे हो गया, जैसे या ये चेस्ट पे हो गया, इस टाइप का। मेरे ब्रदर को निकला था ये, इसलिए मुझे पता है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों, ये आज सर ने जो जानकारी दी है, वाकई बहुत लाजवाब जानकारी दी है। और हमें ये भी पता चल गया है कि अगर किसी को हर्पीस की शिकायत है, या हो रहा है, या हो चुका है, तो हम वैसे तो इसमें हमने ये भी देखा है, और मुझे कई रिजल्ट ऐसे मिले हैं जिसमें कि अगर ये हर्पीस किसी को प्रॉब्लम हो गई है और उसका हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं, तो ये देखा गया कि वो बिगड़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पेनफुल हो जाती है। एलोपैथी में जल्दी से इसमें आराम नहीं आता है। कुछ लोगों के रिजल्ट आए हैं मेरे सामने, इसीलिए मुझे पता है। और इसका रिजल्ट, ये इलाज ही है, या तो कोई मतलब झाड़ा वगैरह या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। तो ये हमें पता लग गया है कि अगर हम गैनोडर्मल इसमें है हमारे रेनेटस नोवा में, अगर हम ये देते हैं उसको, तो उसको जल्दी रिलीफ मिल जाता है। तो बहुत शानदार, बहुत ग्रेट सर। और बाकी हमें किसी को ये नहीं बोलना चाहिए कि कैंसर आपका बिल्कुल इससे ठीक हो जाएगा, क्योंकि एलोपैथी ट्रीटमेंट तो बहुत जरूरी है इसके साथ। हाँ, ये कीमो वगैरह से, बायोप्सी वगैरह जो डॉक्टर बता देते हैं, उससे बचना चाहिए, कीमो से बचना चाहिए। बट एलोपैथी ट्रीटमेंट कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये लंबे समय तक अगर ट्रीटमेंट ये लेंगे तो इफेक्ट हमारी बॉडी में पड़ेगा। लेकिन अगर हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ एलोपैथी ट्रीटमेंट करेंगे, तो दोनों को मिला के जल्दी असर होगा, हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। ये होता है। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत नॉलेज वाली बातें हमें बताई, जो कि हमें फील्ड में काम करने में आसानी होगी इन बातों से। और इसी के चलते हमारे बीच में कुछ हैंड रेज हुए हैं, कुछ तारीफ करने के लिए और कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो मैं उनको लेती हूँ। सबसे पहले अही बैरन सिंह जी हैं, जो कि हमारे बीच में हैंड रेज किया है, तो मैं उनको अनम्यूट करती हूँ। अही बैरन सिंह जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। ग्रेट वेलकम है सर आपका, अनम्यूट हो सकते हैं। रॉकिंग रॉकिंग मैम, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आपने मुझे पहले अवसर दिया, मौका दिया। और आप भी यकीनन बहुत जब पूरे प्रोडक्ट के बारे में और जो कैलकुलेशन करके बताती हो, तो ऐसा लगता है कि आप भी बहुत बड़ा डॉक्टर हो। और साथ साथ में जो हमारे एक तरह से हमारे सिस्टम में चार चांद लगाने वाले इतने बड़े डॉक्टर अपोलो के, और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बहुमूल्य समय निकालकर आते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं हमारे डॉक्टर साहब श्री माननीय मधुसूदन अग्रवाल जी। और आज उन्होंने जो गैनोडर्मा की आंशिक जानकारी दे पाई है, जैसा कि सर ने बताया कि मैं आगे बताऊंगा। और गागर में से सागर भर दिया, समुद्र मंथन कर करके जो चीजें रतन निकाल निकाल के हम लोगों को दे रहे हैं। और मैं पिछले तमाम एपिसोड सर के सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो इतना बारीकी से अनुसंधान करने के बाद सर हमें जो मार्गदर्शन देते हैं, जो टिप्स देते हैं, जो जानकारी देते हैं, जो हमारे फील्ड में काम आती है, हमारी नॉलेज को बढ़ाती है और हमें अपने काम को सुचारू रूप से संपन्न कराने में बहुत सहायता प्रदान करती है। तो मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ डॉक्टर साहब को। तो कोट कोट प्रणाम, कोट कोट नमन, कोट कोट वंदन। थैंक यू वेरी मच अहिबैरन जी, थैंक यू वेरी मच। आपने इतने अच्छे शब्दों में तारीफ की सर की भी और मेरी भी, थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे राम अवधेश जी के पास। राम अवधेश जी बक्सर से। सर आपका ग्रेट वेलकम है, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है सर। राम अवधेश सर। रॉकिंग मैम, रॉकिंग 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 मैम, सर, रॉकिंग। बहुत धन्यवाद। तो मैं डॉक्टर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि गैनोडर्मा के बारे में बहुत कुछ बताएं। लेकिन थोड़ा हमारा एक सवाल है डॉक्टर साहब से कि हेलो जी सर। डॉक्टर साहब से है कि एक हमारे मैं बक्सर से सर बोल आपकी रहा आवाज हूँ। सर प्रॉपर नहीं आ रही, बहुत कम आवाज आ रही है आपकी। हाँ?
हेलो। हाँ जी सर, आपकी आवाज कम आ रही है, तो थोड़ा तेज बोलें सर। एक हमारे गांव में कैंसर का मतलब रोगी है। जी तो मैं रेनेटस नोवा 2 महीना से वो खा रही हैं। तो मतलब आज मतलब उनके यहाँ जा करके हमने पूछा था, तो बता रही थी कि मतलब हमारा इससे बहुत आराम है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि मतलब एकदम आराम हो सकता है क्या? उतना डेंजर कैंसर ये मूड़ी में, गर्दन में उसका हुआ है, ब्लड वगैरह भी माने आने लगता है। जी पिछले 2 सर। महीना से वो यूज़ कर रही हैं, लेकिन आज वो कह रही थी कि दर्द वगैरह बहुत कम है। जी सर, देखिए इसका जवाब देने के लिए तो हम ही जवाब दे सकते हैं इसका। वैसे सर भी अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, पर मैं और बताना चाहूंगी कि उनको जी, आराम मिलना शुरू हुआ है, और तो उनको जरूर प्रॉपर तरीके से पूरा आराम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना सर, लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट पहले चल रहा है वो ट्रीटमेंट आपको बंद नहीं करना है, साथ में ये चलाना है। ठीक है सर। ना, ना कुछ नहीं, उसका ट्रीटमेंट अब नहीं चल रहा है, वो बॉम्बे से रिटर्निंग हो चुकी हैं। जी जी। जी, ठीक है लेकिन सर। वो बता रही थी कि मतलब हमारा बहुत आराम है, दर्द वगैरह बहुत कम है, और वो 24 मतलब 12 घंटा में समझिए कि वो काम बहुत ज़्यादा करते हैं खेत-वेत में, उसी तरह। जी सर, कोई बात नहीं, अगर उनको आराम मिल रहा है तो जरूर उनको आराम मिलेगा। बस पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ाइएगा, बाकी इसके अलावा अगर सर कुछ बताना जैसे-जैसे हमने बताया है, उस तरीका से वो अपना यूज़ कर रही हैं। बहुत मतलब आज हम थोड़ा मन में खुश हुआ कि वो अपने से कह रही है कि मतलब आराम है, दर्द में भी आराम है, ब्लड में भी मतलब माने कम आ रहा है। जी, जी सर, जी। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इस ये तो साथ में टेस्टिमनी भी आपने दे दिया है, कि इसके अलावा अगर सर कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं सर। सब ठीक है मैम, हम काम कर रहे हैं, और आप लोगों को मतलब आपका भी प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया लग रहा है। हम लोग कुछ मंच पर आकर के रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। बेला बेला मैम आप म्यूट हो चुकी है मैम। जी सर, जी। योग मैम आप शास्त्री पूछ सकते हैं। आर.के. शास्त्री जी टावर से आप बोल सकते हैं सर। रॉकिंग मैम, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। और मैं डॉक्टर साहब को अपने व्यस्तम समय में से अमूल्य समय निकाल कर जो दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब से मैं कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। हाँ हेलो। जी, हाँ जी, हाँ जी, कहिए। हाँ, हमने एक पेशेंट थी गायनो की, जिनके गांठ थी 2 mm की। हाँ हाँ। तो तीसरी डिब्बी खत्म होने के बाद जो अल्ट्रासाउंड कराया उसमें गांठ तो नहीं शो हो रही, लेकिन उनके दर्द है। गांठ किस चीज की थी उनको? यूट्रस में थी। नहीं नहीं, उसका डायग्नोसिस का नाम होगा ना, कुछ क्या था? नाम तो नहीं दिया, अल्ट्रासाउंड दिया था। आप एक काम कर सकते हैं, आप अल्ट्रासाउंड की पहली रिपोर्ट और लास्ट की रिपोर्ट जो बाद में हुई है, जी उसकी रिपोर्ट, फिल्म की बात नहीं कर रहा, उसकी रिपोर्ट आप मेरे को व्हाट्सएप कर दें, और मैं जी से बात करके बता दूंगा उनको कि इसमें क्या फायदेमंद चीज है और क्या करना चाहिए। जी। ठीक है। हाँ सर, हाँ एक पेशेंट और है सर, जिसका जो छत से गिर गई थी, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी। तो रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी, उसका ऑपरेशन होने के बाद कमर के नीचे का हिस्सा सुन्न था। हाँ हाँ। तो उसमें दूसरी डिब्बी चल रही है, तो इस समय उनके कमर में दर्द है और घुटनों के नीचे स्वेलिंग आ रही ज्यादा। नहीं, वो इसलिए है क्योंकि जब आपके कमर में चोट लगती है और आपकी
स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती है जी तो दोनों पैर, नीचे के पैर जो हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं, लकवा मार जाता है एक तरह से। जी तो क्योंकि लकवा मार जाता है तो खून की सप्लाई जो होती है वो इतनी बड़ी स्पीड से ऊपर नहीं जा पाती, तो वहाँ जी सूजन आना स्वाभाविक है। जी तो आप बेशक ये देते रहें रेनेटस, कुछ ना कुछ उनके अंदर बॉडी में रेजिस्टेंस और उनको बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट देगा, लेकिन जो जी स्वेलिंग है वो रेनेटस के कारण नहीं है। वो स्वेलिंग जी इसलिए है कि ऐसे पेशेंट का खून की सप्लाई जो है वो पैरों से वापस जाने में दिक्कत आती है, तो उनको एक ही काम है कि फुट एंड ऑफ द बेड को रेज कर दें। फुट एंड का जी मतलब जहाँ पैर हैं उनके उस हाँ तरफ जी का जो सिरा है बिस्तर का उसको थोड़ा सा ऊपर उठा दें, तो उसके नीचे एक जी एक ईंट लगा देंगे, तो ये जी लेटी होंगी तो उनकी सूजन सारी खत्म हो जाएगी सुबह तक। जी जी हाँ, पहले स्वेलिंग नहीं थी, ये देने के बाद एहसास हुआ, पहले तो सुन था। नहीं, इस- स्वेलिंग हाँ का आना जो है वो जी नेचुरल है, क्योंकि ना तो इसने किया है जी और ना ही इससे खुश होना चाहिए कि स्वेलिंग आ गई तो अच्छी बात हो गई। स्वेलिंग जी होने का मतलब यही है कि वहां पे खून की सप्लाई जो धीरे धीरे खून की सप्लाई वापस आनी बंद हो जाती है। फायदा जी मैं जी तब मानूंगा जब वो ये कहें कि मेरी सुन्नाहट में फर्क पड़ रहा है या मैं कुछ मूवमेंट कर पा रही हूँ। अगर ऐसा कुछ भी हो तो आप प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, मेरा जी नंबर जी आप अपने सीनियर से ले सकते हैं कि जी ऐसे जी पेशेंट को कितना फायदा, अगर इस पेशेंट को फायदा हुआ तो ऐसे जी आपको हजारों पेशेंट मिल जाएंगे जिसके अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम टेलिंग जी यू विद कॉन्फिडेंस, जी जी क्योंकि उस बीमारी के अंदर फायदा होना बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ठीक है, जी जी सर, थैंक यू सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच आपके बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नेक्स्ट जी नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे ओमकार कश्यप सर के पास। ओमकार कश्यप, ग्रेट वेलकम है सर, आप अनम्यूट हो सकते हैं। रॉकिंग मैम, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। अनम्यूट करने के लिए धन्यवाद। और मैं अपने डॉक्टर साहब को, मधुसूदन अग्रवाल जी को और अर्चना मैम जी को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, क्यों जब तक हम लोगों पर एक विपत्ति ही, मान लो किसी चीज को सीख रहे हैं तो कोई न कोई हमारे लिए सहारा बन करके आता है। तो उसी तरीके से हमारे लिए एक डॉक्टर साहब भी हैं, एक सहारा बन करके आते हैं, एक परिंदा बन करके आते हैं जो हम लोगों को सिखाते हैं। और ऐसी मतलब वो हमारी कंट्री में न होते हुए भी, फॉरेन कंट्री में होकर के भी मतलब तो इतना समय निकाल करके हम लोगों के बीच आकर के और थोड़ी हेल्प करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, हमारा आपसे थोड़ा एक विनय है। हमारे एक महिला है जिनको मैं रेनेटस दे रहा हूँ, और जैसे वो एक सिंगल कैप्सूल सुबह शाम लेती हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, और जैसे डबल कर देती हैं तो उनको तकलीफ हो जाता है, या तो बेचैनी हो जाता है, पेन करने लगता है शरीर। हाँ, किसी किसी पेशेंट में ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को जैसा कि मुझे समझ में आया अभी तक, जी धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। 2 से 3 करो, 3 से 4 करो। अगर एक सुबह एक शाम खाने से तकलीफ नहीं है तो उनको बढ़ाना तो धीरे धीरे बढ़ाओ, यानी कम से कम 15 दिन बाद उनको 3 करो और फिर 15 दिन बाद 4 करो। लगभग 15 दिन हो गया। ऐसा प्रोसीजर 7 दिन बाद किया था, तो 7 दिन बाद जब डबल किया तो दिक्कत हो गया, पेन हो गया शरीर बॉडी में और बेचैनी हो गया। उसके बाद दोबारा 15 दिन के बाद फिर करा था, फिर वो वही पोजीशन हो जा रहा है। ऐसा क्या दिक्कत है? तो आपने जब किया तो डबल किया था, सीधा 2 का 4 कर दिया था? ना ना ना, सिंगल ही चला था। जैसे 3 दिन चलाते हैं सिंगल, उसके बाद 3 दिन सुबह शाम चलाते हैं, वो 7वें दिन चलाते हैं हम उनको लोग तकलीफ दो। कितनी, उनको कितने कैप्सूल खाने से तकलीफ होती है? मतलब 2 का डोज लेने से दिक्कत होता है, 2-2 का। 2 2 मतलब 2 रोज की, 2 सुबह 2 शाम? 2 सुबह 2 शाम। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, 2 सुबह 2 शाम में तकलीफ हो रही है तो एक एक कैप्सूल 3 बार कर दो ना, सुबह दोपहर वैसे शाम। अच्छा, नहीं वैसे खाली पेट सिंगल खाना। एक एक ही चला रहा हूँ। उनको दिक्कत क्या था, उनको ब्लड कम हो गया था, एक बार ब्लड चढ़ा था। हेलो, अच्छा, एक बार ब्लड चढ़ा था हाँ जी, उनको। सुन रहा हूँ मैं। ब्लड कम हो गया था। हम मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था, हो सकता है कि इसको ब्लड की जरूरत होती है, ब्लड की वजह से तो ये नहीं हो रहा है। नहीं, ब्लड कम क्यों, मुझे मुझे नहीं समझ में आ रहा ना, क्यों, क्या एनीमिया क्यों था, क्या ब्लीडिंग हो रही थी कहीं से, या उनके नहीं नहीं, न्यूट्रिएंट्स की ब्लीडिंग कमी नहीं हो थी? रहा था पर उनको। जो भी था, लेकिन उनका मोटापा बहुत ज्यादा है। हाँ, किसी भी कंडीशन के अंदर नॉर्मली इसका ऐसा नुकसान नहीं होता। बस आप ये ध्यान रखें कि भाई आप एक कैप्सूल दे रहे हैं उसको बहुत धीरे धीरे बढ़ाएं, जी और 4 पे अगर तकलीफ हो तो 3 पे आ जाएं, 3 से आगे जी। ना बढ़ाएं। अच्छा जी। समझे? जी, हम्म। थैंक यू सर।
धन्यवाद सर। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छा बताया आपने। तो नेक्स्ट हमारे सर ने बहुत देर से हमारे महागुरु जी ने हैंड रेस किया हुआ है, तो अब सबसे पहले तो मैं उनसे माफी चाहूंगी कि मैंने उनको काफी देर से देखा नहीं। तो अभी मैं आप सब लोगों को अनम्यूट करती हूँ महागुरु जी को वेलकम करने के लिए। आप सब लोग की रिलेटिव्स के साथ उनको इन्वाइट करेंगे। तो मैं एक बार आप सबको अनम्यूट करती हूँ, क्योंकि वो जब भी आते हैं बहुत अच्छी जानकारी भी देते हैं और बहुत अच्छे से मोटिवेट भी करते हैं। तो इसलिए मैं आप सबको अनम्यूट कर रही हूँ। आप अपने तरफ से अनम्यूट होकर वेलकम कर सकते हैं सर उनका। Rocking, sir. रॉकिंग रॉकिंग। आवाज आ रही है? अश्विनी जी आवाज आ रही है हमारी? जी सर वेलकम है सर आपका। बेल मैम आप म्यूट हो चुकी है मैम, प्लीज। जी सर जी, सॉरी, मेरे को पता ही नहीं चला, सबको अनम्यूट किया तो मैं खुद भी म्यूट हो गई। थैंक यू। हमारा सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और आज सबसे बड़ा धन्यवाद मैं डॉक्टर साहब को देना चाहूंगा, जो अपना कीमती समय ला करके और हम सब लोगों को ज्ञानोधर्मा के बारे में बताया। और आज डॉक्टर साहब से एक मुझे सीख जरूर मिली है। वो सीख ये मिली है कि मेरे 2009 में हमारे माथे पर हर्पीस निकली हुई थी। तो उसका जो ट्रीटमेंट हुआ, और ट्रीटमेंट के बाद वो हर्पीस तो ठीक हो गई, लेकिन उसमें चिड़चिड़ान रहती थी, चिड़चिड़ापन, चटकन सी जैसी रहती थी। तो उसके लिए हम हमेशा अपने साथ में कोई क्रीम ऐसी रखते थे सॉफ्ट वाली, तो उसको लगा करके मैं अपना जो भी था वैसे गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन और बहुत इतनी हार्ड दवा इसके लिए चली थी। तो 7 दिन का जो डोज दिया था डॉक्टर साहब ने, तो 7 दिन में बहुत बुरी हालत हो गई थी और दर्द बहुत हो रहा था, लेकिन वो पूर्णतया सही नहीं हुई थी। अब आकर के जब मेरा ये छाला गाल का था, उसको मैंने जब खाया तो वो दोबारा से दाने फिर निकले। तो मैं पहले की वजह से मैं चक्कर में पड़ गया। मैंने कहा ये तो दोबारा से हर्पीस निकल गई, लेकिन वो धीरे धीरे 10 से 15 दिन के अंदर में वो दाने निकल करके और वहीं फूट करके वो शांत हो गई। तो आज जब डॉक्टर साहब ने बताया, तो आज मुझे ये पता जरूर लगा कि शायद गायनोडर्मा ने हर्पीस को जो कुछ बची हुई होगी उसको भी निकाल के बाहर किया और बाकी बाद में सही हो गया। तो हर्पीस पर जो आज हम लोगों को पता नहीं था कि हर्पीस पर गायनोडर्मा अपना ये प्रोडक्ट काम भी करता है, लेकिन आज डॉक्टर साहब ने सर्च के बाद जो बताया तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा। बाकी का कैंसर के लिए मैं बताना चाहूंगा, डॉक्टर साहब मेरी बात अगर सुन रहे हैं तो मैं एक बात बताना चाहूंगा। बिल्कुल। सर मैंने लगभग 25 से 30 कैंसर के पेशेंट ऐसे सही किए हैं जिनको हॉस्पिटलों से मना कर दिया गया कि अब आप घर जाइए। अभी एक ताजी बात है, भोगांव से एक पुलिस में थे और उनकी पत्नी का लैट्रिन और पेशाब का रास्ता एक हो गया था और डॉक्टर ने मना कर दिया था। डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि अब भाई इनको घर ले जाइए, इनकी सेवा पानी कीजिए। और हमारी मीटिंग भोगांव में एक स्कूल में हो रही थी और वो वहां पर आकर के, वो उनकी ड्यूटी थी वहां, तो वो आकर के मीटिंग में बैठ गए। और बैठने के बाद वो लास्ट में मेरे से मिले। तो 2 महीने पहले मैंने उनको कहा कि भैया ऐसा है कि देखिए सर, हमारा कोई अंग्रेजी दवा तो है नहीं, आप अंग्रेजी दवा करा रहे थे, लेकिन हाँ एक आपको मैं सजेशन दे सकता हूँ कि आप हमारे इस डिब्बे को अपनी पत्नी को खिला सकते हैं। तो वो एक डिब्बी तुरंत ले गए। वहां से लेने के बाद 1 महीने के बाद फोन आया कि डॉक्टर साहब कुछ आराम हो रहा है। वैसे डॉक्टर ने ये कह दिया था कि 15 दिन में ये ऊपर चली जाएंगी, 15 दिन तक इनकी सेवा कर लीजिए। तो उनको जब देने के 1 महीने के बाद फोन आता है कि डॉक्टर साहब दूसरी डिब्बी कहाँ मिलेगी। मैंने कहा जिस स्कूल में मीटिंग हो रही है उसी स्कूल में जाकर के आप एक डिब्बी ले लीजिए। उन्होंने डिब्बी ली। अभी 5-4 दिन हुए हैं, उनका फोन फिर आया कि डॉक्टर साहब मेरी पत्नी तो ठीक हो गई है, लेकिन हमारे अड़ोस पड़ोस वाले जो कैंसर के बारे में वो पूछने लगे कहाँ से सही हो रही है, कैसे सही हो रही है। तो मैंने उनको सलाह दी कि कम से कम इनको 12 महीने तो आपको अपनी पत्नी को खिलाना। बोले अब तो मैं पूरी जिंदगी खिलाता रहूंगा। और उन्होंने अपनी पत्नी से बात करवाई
तो पत्नी इतनी खुश थी, उस दिन गिड़गिड़ा रही थी कि डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मुझे इस संसार में रहना है और मुझे ये सब, मुझे यहाँ से अब दफनाना चाहते हैं। मेरे पति भी कहते हैं कि अब तुम बचेंगी नहीं, और पति भी रोते हैं, बच्चे भी रोते हैं, इस तरह की। तो परसों जब उसने बात की मेरे से तो इतनी खुश थी, इतनी खुश थी डॉक्टर साहब, मैं बता नहीं सकता हूँ। पैसा तो कमाना एक बहुत दूर की बात है, इतना मैं खुश अंदर से था कि यार मेरे हाथों से अगर किसी की जान बच गई। काश मैं मीटिंग लेने नहीं जाता और वो औरत चली जाती। तो ऐसे कई सारे केसेस हमारे साथ आए हैं कैंसर के। एक भिंड में मैं मीटिंग करने गया तो वहां वो मेरे पैरों से पड़ गया आकर के, 3 महीने पहले उसको डिब्बा दे के आया था, वो पैरों से पड़ गया और वो पैर नहीं छोड़ रहा। मैंने कहा क्या हो गया भाई, क्या हो गया? कि बोले मुझे पहले पढ़ लेने दीजिए। उसके बाद फिर वो उठा और बोला कि आप मुझे डिब्बा दे के गए थे, मैं 3 डिब्बा खा चुका हूँ और मेरे जीभ सड़ी रखी हुई थी, और आप देख रहे हैं डॉक्टर, ग्वालियर में डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब बचना नहीं है, अब आपको ऊपर जाना है। और वो घूट घूट करके दूध उनको नली द्वारा डाला जाया करता था। और डॉक्टर साहब ऐसे कई सारे ऐसे असाध्य केस, 2500 केस मेरे हाथ से सही हुए हैं। तो मैं अब ये नहीं जान पा रहा हूँ कि ये रिनेटस नोवा अंग्रेजी दवा है कि एलोपैथ है, क्या समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ भी। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ इसके लिए डॉक्टर साहब। तो आज आपसे जो मैंने हिम्मत जुटाई कहने की कि अब इसको मैं क्या कहूँ। ऐसा है, एलोपैथ जी ऐसा मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कुछ चीज। अब इतनी बातें आपने करी हैं कि मैं जी सन 1900 सन 1999 की बात है। सन 99 जी तक मैं बहुत हार्डकोर एलोपैथिक डॉक्टर था। हार्डकोर समझते हैं आप? ऐसा जो कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, और जी जो हो गया बस एलोपैथी और कुछ नहीं है, सब बकवास। और जी लेकिन जब मैं सोचता हूँ कई बार जी अपनी जिंदगी के बारे में, तो मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा अनेकों बार होता है। एज ए डॉक्टर एंड एज ए फ्रेंड मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, हालांकि ये बात बताने वाली नहीं होती पब्लिक जी 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 बिल्कुल प्लेटफॉर्म पर, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। लेकिन आपने ऐसे बताया तो लेट मी शेयर कि जी मेरी जिंदगी के अंदर ऐसी बहुत सारी मेरे साथ पर्सनल घटनाएं घटी जिसके अंदर मैंने देखा कि नहीं, एलोपैथी के अलावा होम्योपैथी और आयुर्वेद भी कई जगह बहुत मार्के का काम करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर होम्योपैथी ना होती, हालांकि होम्योपैथी का विषय नहीं है ये, पर मैं फिर भी जी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि सबसे बड़ी सबसे बड़ी खराब बात पता क्या होती है? कि किसी के एहसान के को ना मानना और एहसान फरामोश होना। तो जी मैं ये लोगों को कहता हूँ कि होम्योपैथी ने मेरे को डॉक्टर बना दिया। अगर होम्योपैथी ना होती मैं डॉक्टर नहीं बन सकता था, जी जी क्योंकि जी होम्योपैथी ने उस चीज को ठीक कर दिया मेरे, जिसके कारण मैं डॉक्टरी के एग्जाम में बैठने के काबिल भी नहीं बचता। मैं इतना बीमार पड़ता था, मेरा गला इतना खराब होता था, मेरे को हर बार एंटीबायोटिक चलती थी कि महीने के अंदर 10 10 दिन मैं स्कूल नहीं जा पाता था। और होम्योपैथी वाले ने मेरे को सिर्फ 15 दिन में ठीक कर दिया, और उसका मैं कभी आज तक बीमार नहीं पड़ा उस तकलीफ को लेकर के। तो जी ऐसे करिश्मे हैं, ऐसे करिश्मे हैं, ऐसे जी करिश्मे होम्योपैथी में भी हैं, आयुर्वेद में भी हैं, और न्यूट्रिएंट्स के अंदर भी हैं। तो जी हम जी एलोपैथी को ही सर्वे सर्वा ना माने, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि एलोपैथी का विजन जितना क्लियर है उतना औरों का नहीं है। यानी जी जी एलोपैथिक डॉक्टर अपने सब कुछ करके बता देगा, देखो भाई ये बीमारी है, इसमें हम ये ठीक कर सकते हैं, इसमें हम ठीक नहीं कर सकते। अब हमारे जी बस की नहीं है, भगवान का नाम लो, ऊपर जाने वाले हो। या वो ये कह देगा कि नहीं नहीं, तुम आओ, तुम ऑपरेशन कराओ तो ठीक हो जाओगे, तुम्हारे पित्त की थैली के अंदर बहुत सारे पत्थर पत्थर हैं जी, वो निकाल देंगे हम, और तुम्हें जी पित्त की थैली में पत्थर नहीं बनेगा। ठीक है, मान ली जी बात। तो आपको एक अक्लमंद आदमी होने के कारण हर उस पैथी का अच्छी चीज लेनी चाहिए जो आपके सामने है। जी जी हार्डकोर जो लोग होते हैं कि नहीं मैं एलोपैथी के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा, नहीं मैं होम्योपैथी के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा, नहीं मैं जी आयुर्वेद के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा, वो तकलीफ जी पाते हैं। तो जब मैं चाइना गया था एक्यूपंक्चर लर्न करने के लिए, जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, जी तो मेरे को पढ़ाने वाले चाइनीज प्रोफेसर थे, उन्होंने पहला सेंटेंस ये बोला कि हालांकि आप सब लोग एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, अपनी अपनी कंट्री से आए हैं पढ़ने के लिए, जी और एक्यूपंक्चर सीखने आए हैं जिसके एलोपैथी से कोई लिंक नहीं है, लेकिन मैं अपना सिर एलोपैथी के आगे झुकाना चाहूंगा, क्योंकि जी एलोपैथिक डॉक्टर ये जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस मरीज के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। और वो स्पष्टता बता देता है, या वो यही बता देता है कि सॉरी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ तो है। तो जी ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद आपके दरवाजे खुले हैं, आप जो मर्जी करें। तो मैं तो जी ये कहूंगा कि जितना मैंने आपके प्रोडक्ट के बारे में जाना है उसके हिसाब जी से, मैंने आपको पहले बताया था आज कि इस प्रोडक्ट के अंदर मेरे को कोई ऐसी जगह नहीं मिली जी जिसमें जी मैं कह सकूं कि ये चीज इसमें नहीं दो।
जी ये प्रेगनेंसी के अंदर मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों आप लोग कहते हैं प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, प्रेगनेंसी मत दो, आप दो। लेकिन तकलीफ क्या है कि प्रेगनेंसी में देने के बाद अगर कोई चीज प्रेगनेंसी के कारण खराब होती है तो दवाई बदनाम हो जाती है कि यार ये दवाई खाई थी ना इस कारण हो गया। इसलिए जी शायद एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने के कारण शायद मना करते होंगे कि नहीं प्रेगनेंसी मत दो, है ना। लेकिन जी जी मैंने नहीं देखा किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई रिसर्च के अंदर आया हो कि हाँ इस बीमारी के अंदर इसको देने से नुकसान होता है। तो फिर जी फायदा क्या है? फायदा जी ये है कि जी फायदा ही फायदा है। आप जी इसको जी एज न्यूट्रिएंट लेते रहें, जो स्वस्थ हैं वो भी लें, जो बीमार हैं वो भी लें, जो हल्के बीमार हैं वो भी लें, और जो मरने करीब है वो भी लें। जी पता जी नहीं न्यूट्रिएंट्स का कहाँ कितना फायदा हो जाए। और अगर ऐसा जी लेना शुरू कर देंगे तो भैया आपकी मार्केट में 19,000 लोग क्या 19 लाख लोग हो जाए। मैं जी तो जी समझता जी हूँ कि बहुत यूजफुल चीज है। अभी मैं सर आपसे जो बात कर रहा था, जी मैं आपसे जो बात कर रहा था, हमारा रेनेटस नोवा लगभग लगभग 18-19 हजार की तो हमारी टीम है। और हाँ जी इसके बारे में ये भी पता चला है कि 4 से 5 लाख लोग इसको यूज भी कर रहे हैं। और जरूर। ये भी पता चला है कि जो रेनेटस नोवा को यूज कर रहा है उसको आज तक कोरोना ही नहीं हुआ है। हाँ और ये एक कोरोना बहुत वायरस लगभग लगभग मैं ये आपने बड़ा देख रहा इंटरेस्टिंग बात बताई मेरे को फोन पे, और मैं यही चाहूंगा कि आपकी टीम में जितने लोग हैं मैं बड़ा हूँ। जी शुक्रगुजार होऊंगा उनका अगर वो मेरे को ये डाटा दे सके, मेरे को नहीं आपको दे सके जी कि आपने जिन जिन लोगों को दवाई दी क्या उनको कोरोना हुआ। सिर्फ ये लिखना है यस और नो। जी अगर हुआ भी होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। जी जी अगर हुआ भी होगा तो इसमें कोई हमारी हार नहीं है। जी हमें अगर ये लगता है कि हमने जी 20,000 लोगों को कोरोना 20,000 लोगों को दवाई दी, उसमें जी सिर्फ 500 को हुआ या 100 को हुआ तो बहुत जी कम है, बहुत जी कम जी है। जी जी फिर हमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना होगा कि जिसको हुआ वो बच गया या चला गया, जी जी और जी जो बच भी गया तो क्या उसको आईसीयू में डालना पड़ा कि नहीं डालना पड़ा। बस बहुत जी बड़ा जी डाटा तैयार हो जाएगा, बहुत बड़ी रिसर्च डाटा तैयार हो जाएगा आप लोगों के पास अपने प्रोडक्ट को लेकर के। सर बिल्कुल तो इसकी हम कोशिश करेंगे लोगों में। हम ये कल से ही बताना शुरू करेंगे और इसका भी पूरा प्रोग्राम बना करके और आप तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि कोरोना और जाने वाला नहीं है। जी कोरोना आप ये ना समझे कि कोरोना जो है 2-4 महीने में चला जाएगा, ये नहीं जाता अभी साल भर। ये साल भर नहीं है सर, हमें सदैव ही रहेगा लग रहा है। हम्म हाँ ये आप सदैव सही कह रहे रहेगा। हैं। मतलब जैसे अभी तक दुनिया में कहीं ना कहीं चल रहा है, इतना पुराना वायरल डिसीज चल रही है, ऐसे ये कुछ ना कुछ चलता रहेगा थोड़ा बहुत। जी सर जी थैंक यू सर, बहुत अच्छा, बहुत ही गजब आपने बताया। मैं आपको कोट को प्रणाम करता हूँ। और जो नेक्स्ट आधा रह गया है ज्ञानोडर्मा के बारे में, उसमें और भी कुछ आनंद आएगा नेक्स्ट वीक में। और मेरे को समय की चिंता नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मैं बताऊं उसके पीछे बेसिस हो। जैसे मैंने आज बताया खून की नलियों का डेवलपमेंट होना, जैसे मैंने कैंसर के बारे में कुछ प्रकाश डाला, पता होगा तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ यूज कर पाएंगे, समझा भी पाएंगे मरीजों को। जी 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 अब मैं तो वैसे डॉक्टर साहब जहाँ भी मीटिंग लेता हूँ तो कैंसर पर इसलिए फोकस कर लेता हूँ। मैंगोस्टीन कैंसर पर काम करता है, और रास्पबेरी कैंसर पर काम करता है, गैनोडर्मा कैंसर पर काम करता हाँ है, और ये तो अपना सब जो करते ही हैं, हाँ ये तो सब करते ही सिगरू हैं, लेकिन जितना सिगरू मैंने गैनोडर्मा में जाना मैं तो हैरान हूँ। गैनोडर्मा इतने डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करता है, जी एंजियोजेनेसिस को रोकता है, और ये रियली, और कैंसर के बारे में बहुत ज्यादा मेरे को इसमें लिटरेचर मिला है गैनोडर्मा को लेकर। जी और जी जी 2000 साल बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। 2000 साल एलोपैथी तो बहुत नई है, एलोपैथी को तो मुश्किल से कितने 150 साल हुए हैं। जब जी इन कंट्रीज में 2-2 हजार साल से लोग खा रहे हैं तो जी उनका रिजल्ट डाटा, उनका जो रिजल्ट है या उनके जो फीडबैक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। जी सर जी थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमारी टीम को, हमारे पूरे इस ग्रुप को सिखाने के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बढ़ाइए बेला मैम, आगे बढ़ाइए। थैंक यू बेला मैम। अश्विनी जी, बेला मैम यदि बिजी हैं तो आप होस्टिंग कर लीजिए। जी जी सर, जी 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 सर, जी सर, जी 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 जी। उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया था लेकिन मैंने देखा नहीं था, सॉरी बेला मैम। जी नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार जम्मू से हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सब साथी जो मंच पर आए हुए हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। तो आज सबने देख लिया होगा कि आज MS अग्रवाल के द्वारा जो हमें गैनोडर्मा के बारे में अच्छी जानकारी दी है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, और इन्हीं की तारीफ के लिए काफी साथियों ने हैंड रेज पहले भी किए थे, अभी भी किए हुए हैं। तो मैं उसके बाद अब अर्चना मैम ने काफी देर से हैंड रेज किया है। जी अर्चना मैम, आपका स्वागत है मैम। मैं अश्विनी कुमार जम्मू से हूँ, आप बोल सकती है।
थैंक यू सो मच अश्विनी जी, सो नाइस ऑफ यू, आपने मुझे अनम्यूट कर दिया। बस जी। मैं यही कहना चाहूंगी, डॉक्टर साहब को बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ रहते हुए उनको और भी बहुत काम होंगे घर के, उसके बाद भी किसी भी टॉपिक पर बोलना या समझाना, उसके लिए पढ़ना भी पड़ता होगा, अपने पेशेंट्स को भी उनको देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता होगा, वो सब करने के बाद वो हमारे लिए समय निकाल के हमें टाइम टू टाइम हमें समझा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर अग्रवाल। बस मैं यही कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच अश्विनी जी। जी थैंक यू थैंक सो यू। मच। मैं ये आप सही कह रही हैं, मैं आज सुबह 6:30 बजे निकल गया था और घर पे नहीं आया, सीधा मैं यहीं पहुंचा हूँ। लेक्चर तैयार था, मैंने कहा नहीं देना जरूर है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, पोस्टपोन करने के लिए आप लोग कर देंगे, लेकिन नहीं, जो लोग इंतजार कर रहे होते हैं उनका इंतजार जो है वो ज्यादा जरूरी है मेरे थकान से। एनीवे, आई रियलिश रियली थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी थैंक यू अक्षरा मैम, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो नेक्स्ट चलूंगा मैं शिवम दुबे सर के पास। जी शिवम दुबे सर, आपका वेलकम है सर, आप बोल सकते हैं। जी रॉकिंग सर, रॉकिंग। जी रॉकिंग सर, जी बोलिए सर। सर आज डॉक्टर साहब का जो प्रेजेंटेशन रहा वाकई में बहुत बढ़िया रहा, जो जानकारी मिली बहुत भी अनबिलीवेबल मिली मुझे। लेकिन डॉक्टर साहब से मेरा एक क्वेश्चन था, एक हमारे पेशेंट हैं किडनी पेशेंट, जी उनको लगभग 1 महीने पहले डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दी थी, वो किडनी का जो इन्फेक्शन लेवल था वो लगभग 8.5 था, और क्रिएटिन 1 लेवल। महीने के बाद एलोपैथी से कुछ तो कम हुआ है, लेकिन जो भी अभी लेवल है इनका वो 7.1 है इस समय। तो क्या हम अपने रेनेटस नोवा को दे सकते हैं इसमें? थोड़ा सा किडनी के अंदर थोड़ा डिस्प्यूट है, क्योंकि जो ये जो रेनेटस नोवा है उसका जो एक्सक्रीशन है, जो बॉडी से बाहर निकलती है, वो किडनी के थ्रू निकलती है। तो इसलिए हम लोग किडनी फेलियर के पेशेंट्स के अंदर थोड़ा सा हम एहतियात से चलते हैं कि ना दें। और अगर देना भी पड़ता है, अगर आप देना चाहते हैं तो सिर्फ आप 1 कैप्सूल या 2 कैप्सूल ज्यादा मत दें, क्योंकि किडनी फेल हो चुकी है, किडनी में से निकल निकल नहीं रहा, पेशाब के थ्रू नहीं निकल रहा, तो वो अंदर जमा होता रहेगा, तो उसको साइड इफेक्ट ना हो। हालांकि किडनी के पेशेंट डायलिसिस चले जाते हैं तो डायलिसिस के अंदर निकल ही जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि किडनी पेशेंट्स के अंदर आप डोज बहुत कम रखें। जैसे कैंसर में हम बढ़ा देते हैं डोज, किडनी के अंदर आप डोज रखें 1 या 2 कैप्सूल पर डे, इससे ज्यादा बिल्कुल ना। यस सर, लेकिन बाकी अभी डॉक्टर साहब ने कोई डायलिसिस का कोई अभी नहीं रखा है। अगर उनका पेशाब आ रहा है और पेशाब की मात्रा जो है वो आधा लीटर से ज्यादा है पूरे दिन में, तो खतरा नहीं है। पेशाब की मात्रा प्रेफरेबली 1 लीटर ओके ओके। रोज के हिसाब से या उससे ज्यादा होनी चाहिए। आधा लीटर या उससे कम के अंदर खतरा हो जाता है। अब ये आप कह सकते हैं पेशेंट को कि आप रोज अपना पेशाब एक पर्टिकुलर टाइम पे शुरू करें और अगले दिन उसी टाइम तक इकट्ठा करना शुरू करें और नापें कितना है। मैं आपको बड़ा छोटा सा सिंपल फार्मूला बता रहा हूँ जो घरों में कोई भी बंदा कर सकता है, कि एक बड़े जार के अंदर पेशाब इकट्ठा करते रहे 24 घंटे का और देखें कितने ml है। अगर वो 1 लीटर से कम है तो इसका मतलब आप खतरे के पास पहुंच रहे हैं। आधा लीटर से कम है तो रियली में खतरा आ चुका है। तो मैं समझता हूँ अगर 1 लीटर से कम है पेशाब तो आप रेनेटस नोवा को 1 कैप्सूल या 2 कैप्सूल ज्यादा बिल्कुल ना दें। ठीक, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी थैंक यू सर शिवम दुबे सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो नेक्स्ट चलूंगा मैं डॉक्टर आफ्ताब सर के पास, आलम सर के पास। जी डॉक्टर आफ्ताब सर, आपका वेलकम है सर, आप बोल सकते हैं। डॉक्टर आफ्ताब आलम सर, आपका वेलकम है सर। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, रॉकिंग रेनेटस। नमस्कार जी आफ्ताब आलम, तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। अच्छा, मैंने आपसे इसलिए पूछा, मेरा क्लासमेट था एमबीबीएस में आफ्ताब आलम, वो यूपी में प्रैक्टिस करते हैं, तो मुझे लगा कि जी ऐसा तो नहीं प्लेटफॉर्म पे उनसे मुलाकात हो गई। एनीवे एक्चुअली डॉक्टर साहब, हमारे पास एक पेशेंट है, वो है ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट है, तो रेनेटस नोवा का कितने महीने का कोर्स उनको सजेस्ट किया जाए? ओवरी में जो सिस्ट है वो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज है क्या? क्या? हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, वही डिसीज है। हाँ हाँ, तो तो उसके लिए क्या कितने दिनों का कोर्स किया जाए? मैं बताता हूँ। नॉर्मली पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज में कोई भी ट्रीटमेंट आप करें, चाहे आप जी। रेनेटस नोवा लें, चाहे आप एक्यूपंक्चर करें, चाहे आप हर्बल करें, कुछ भी करें, 6 हम्म। महीने का ट्रायल देना चाहिए। दैट इज अ रीजनेबल टाइम। 6 ओके। महीने आप पहले अल्ट्रासाउंड कराएं उनका, और रेनेटस जी नोवा आप दें 2 सुबह 2 शाम 6 महीने जी। तक। बस एक बार का ध्यान रखें, 3 महीने बाद इसको 15 दिन के लिए रोक लें। उसका कारण मैं ओके। बताऊंगा आपको, मेडिकल कारण है, क्योंकि इसके अंदर
जिनसेंग है एक, और जिनसेंग के अंदर हम बीच में गैप देने से बेटर रहता है उसका इफेक्ट, है ना। तो ओके 3 महीने बाद 15 दिन के लिए रोक लें, फिर 3 महीने दें, और फिर 6 महीने के बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड कराएं। अगर आपको लगता है कि हाँ सिस्ट कम हो गई है, जी या आपको लगता है कि हाँ उनकी साइकिल मेंसेस जो है रेगुलर हो गए हैं, या हाँ तीसरी चीज, या उनको ओव्यूलेशन स्टडी बोलते हैं, एग रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो जी नॉर्मल आ गया, कहीं भी आपको लगे इंप्रूवमेंट हो रही है, तो फिर जी आगे कंटिन्यू करें, वरना बेशक आप इसको कम डोज पे आ जाए ना दें, वो आपकी इच्छा है, लेकिन पीसीओडी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 6 महीने ट्राई करना चाहिए। अच्छा चलिए थैंक यू डॉक्टर साहब। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आर्थराइटिस में जनरली क्या कोर्सेज होना चाहिए, टाइमिंग कितनी होनी चाहिए आर्थराइटिस के लिए, क्योंकि मैंने अपने कुछ पेशेंट को दिया है, तो कुछ तो 1 ईयर कंप्लीट कर रहे हैं, और कुछ ये ऐसे कौन हैं। सा वाला? मतलब एक तो होता है ना गठिया बाई, जिसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, एक होता है सिंपल आर्थराइटिस, जैसे ओल्ड एज आर्थराइटिस होता है, कौन सा वाला कुछ ध्यान है आपको? ओल्ड एज आर्थराइटिस है उसमें ना। तो आप न्यूट्रिएंट ही दे रहे हैं, उसमें तो आप क्या सार्जिन देते रहे, वो फर्क नहीं पड़ता, इंप्रूवमेंट होगा जी तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई नुकसान तो होगा नहीं। जी जी जी। और बाकी तो सर मैं तो काफी प्रभावित हूँ, इसलिए कि मैंने यूट्यूब में भी अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं हमारे पेशेंट। एक 12 साल पुराना पैरालिसिस का केस था, जिनको कुछ डॉक्टर्स ने उनको बिल्कुल से बोल दिया कि बेडरूम टू कब्रिस्तान, लाइफ इज ओवर। और वो कुछ जगह से उनको संपूर्ण विकलांगता का सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया गया था। आप मुझे शेयर करें वो यूट्यूब लिंक, मेरा ईमेल एड्रेस है 1947.madhu@gmail.com। याद रख लें बिल्कुल सर। 1947, हालांकि मैं 47 में पैदा नहीं हुआ था, पर हमारा देश पैदा हुआ था। हाँ हाँ 1947.madhu@gmail.com, तो उसमें आप शेयर करें, मुझे बड़ी खुशी होगी उससे उसको देखने में। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो बंदा साइकिलिंग पे आ चुका है, वेरी गुड। और काफी हमने एक्सपीरियंस गेन किया है सर। और मैं पर्सनली आपसे मैं बहुत मुतासिर हूँ, आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड। और डॉक्टर साहब आपसे मैं बहुत सारी चीजें सीखना चाहता हूँ, मैं तो जीरो हूँ अभी इस मामले में, है ना। आपने क्या आप कभी दिल्ली आए हैं, तशरीफ लाए मेरे पास, मुझे बड़ी खुशी हाँ होगी कि मैं आपका बिल, खैर मकदम करूं और आपसे कुछ शेयर करूं, ठीक है। बिल्कुल सर बिल्कुल। ये मेरी खुशकिस्मती है, मैं बिल्कुल दिल्ली का प्रोग्राम बनाऊंगा, आपसे जरूर पहले बात कर लूंगा, आऊंगा जरूर, हाँ जी। क्योंकि मैं हर पल कुछ सीखना ही चाहता हूँ। मैं अभी पूरी खाली गिलास हूँ डॉक्टर साहब। आप ये मैं मान लें कि इस ग्रुप ने जितने लोगों को ठीक किया है, बहुत बहुत नेकी का काम किया है। और पैसा कमाना एक अलग चीज होती है, लेकिन लोगों को ऐसी तकलीफ से राहत दिलाना जिसमें आराम ना आ रहा हो, जी। तो मैं समझ सकता हूँ कि खुदा कितना मेहरबान होगा आप सबके ऊपर। हमारे हमारे एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि पुलिस डिपार्टमेंट में मिली है। हरियाणा पुलिस में एक रविंद्र कुमार सिंह है, वो करीब 4-5 ऐसे प्रॉब्लम से वो सफर कर रहे थे। माइग्रेन पेन था, हाई बीपी था, साथ ही साथ आर्थराइटिस भी, ओवरवेट भी, और आपका लिवर इन्फेक्शन। टोटल वो बिल्कुल ये मान के चलें कि वो सेटिस्फाइड हैं। और अभी तक करीब 3-4 राज्यों के पुलिस डिपार्टमेंट को उन्होंने मेरा नंबर शेयर किया, और सभी लोगों को प्राय मैं अभी भी अटेंड कर रहा हूँ। हर दिन ऐसा होता है कि कोई ना कोई पुलिस वाला पेशेंट मेरे को कॉल करता ही है। गुड। और मैं लोग ऊपर वाला मुझसे काम ले रहा है डॉक्टर साहब, और शिफा देने वाला वो ऊपर वाला ही है। हम तो बहुत ही छोटे से अदना से इंसान हैं। वज़ा फरमाया आपने। जी जी जी। और हमें आज आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब। और मैं जो है वन टाइम एक बार फिर से ईमेल आप जरा हमें शेयर करें, मैं नोट कर रहा हूँ। 1947 1947.madhu MADHU। ओके @gmail.com। हाँ जी। सर मैं बिल्कुल शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच थैंक डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। तो नेक्स्ट चलूंगा मैं ब्रजेंद्र साके सर के पास। जी ब्रजेंद्र साके सर, आपका वेलकम है सर, आप बोल सकते हैं। जी ओके सर। जी नमस्कार बोलिए। सर। नमस्कार नमस्कार। सर जी डॉक्टर साहब से बात हो जाएगी?
हाँ जी जी, मैं बोलिए हूँ सर। लाइन पे, आप बोलिए। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। सर आप म्यूट हो चुके हैं, प्लीज दोबारा से अनम्यूट हो जाइए। ब्रजेंद्र सर आप म्यूट हो चुकी हैं, प्लीज दोबारा से अनम्यूट हो जाइए। नेक्स्ट चले जाऊंगा मैं कालीचंद सर के पास। जी कालीचंद सर आपका वेलकम है सर, आप बोल सकते हैं। रॉकिंग सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग वेलकम है सर आपका। सर बहुत बहुत बधाई डॉक्टर साहब के लिए, जो डॉक्टर साहब ने बहुत जानकारी गैनोडर्मा के बारे में बताया। वास्तविकता मैंने रिजल्ट भी लिया है, जो हर्पीस के परेशानी में जो डॉक्टर साहब ने बताया। मैंने हमारे एक मित्र हैं अजय प्रकाश शर्मा जी, उनको इसके जो हर्पीस की थोड़ा होगा शिकायत, शायद इसके खाने से ही उनको ये शिकायत बनी और निकली। और उनको उन्होंने ज्यादा दवा कुछ नहीं लिया, और थोड़ा छोटा मोटा दर्द के लिए एक दो कैप्सूल ले लिया और टी ले लिया। मात्र इसी से ही उनकी सॉल्व सारी समस्या हो गई। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, और ये हर चीज में बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा। तो डॉक्टर साहब ने बताया और हमने रिजल्ट इसका लिया भी है, और डॉक्टर साहब के लिए बहुत बहुत बधाई सर। डॉक्टर साहब जी ऐसी जानकारी देते रहे, हम लोगों को गाइडेंस देते रहे, ताकि हम आगे बढ़ते रहेंगे और काम करते रहेंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी थैंक यू कालीचंद सर, आपका बहुत शुक्रिया तारीफ करने के लिए। तो जी ब्रजेंद्र सर आप अनम्यूट हो चुकी हैं, आप बोल सकते हैं। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार सर। डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहे हैं जी, हमारी मैडम जी ये रेनेटस नोवा ले रही, 3 महीने हो गए। जी उनको 2 दिन बुखार आया हल्का हल्का, तो कल चेकअप कराया तो उनकी प्लेटलेट्स कम निकली हैं। जी अब प्लेटलेट्स जो कम हुए हैं उसके बारे में पता करें आप कि क्या है, कि डेंगू तो नहीं हो गया उनको। डेंगू सीरोलॉजी चेक करते हैं ब्लड के अंदर। आप कहाँ रहते हैं? हाँ, बर्थना रहते हैं हम। चेकअप कराया तो उसमें थोड़ी कम निकली है, 85,000। 85,000 काफी कम है। आप ब्लड टेस्ट करवाएं, उनसे कहें डेंगू सीरोलॉजी कीजिए। डेंगू सीरोलॉजी, SEROLOGY। डेंगू सीरोलॉजी चेक कराएं, क्योंकि बीच बीच में अब गर्मियां आ रही हैं, डेंगू केस आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और इनके पेट में दर्द हो रहा था, इनका थायराइड और बढ़ा है। हाँ तो वो सूजन तो हो गई, स्वेलिंग हो गई थी पूरे शरीर में, बॉडी में। तब इनका हमने चेकअप करवाया, थायराइड की अभी रिपोर्ट नहीं आई है, और का नाम CBC की आई, उसमें ये प्लेटलेट्स कम निकली हैं। हाँ जी, हाँ जी। और एक इनके यूट्रस में बता रहे कि पानी की गांठ है, 3.1 mm की बता रहे इनको। बता रहे पानी की लेकिन गांठ है। अगर जनरल हाँ, क्वेश्चन पूछना है, कि मैं बिना पेशेंट की रिपोर्ट देखे तो आपको कमेंट नहीं कर पाऊंगा इस बारे में। अच्छा, रिपोर्ट हमारे पास है, आपके पास भेज देंगे हम। हाँ जी। जी तो ठीक है ब्रिजेश सर, आप जो रिपोर्ट्स जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं आप इनके नंबर भेज दें, वो जब आपकी रिपोर्ट्स को देखेंगे तो आपको वो सही सलाह जो है वो आपको दे देंगे। थैंक यू ब्रिजेश सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सर। जी तो अर्चना मैम जी ने फिर से हैंड रेज किया हुआ है। जी अर्चना मैम आप बोल सकती है। अर्चना मैम, अर्चना मैम जी आप बोल सकते हैं। मैम आप को होस्ट हैं, आप बोल सकते हैं। हेलो। जी हाँ जी, हाँ जी सर, बस मैं यही कह रही थी कि इतनी अच्छी अच्छी टेस्टिमनी डॉक्टर साहब को मिल रही है, तो एलोपैथी डॉक्टर्स जो है वो तो सबूत मांगते हैं। तो अगर उनके पास अच्छे अच्छे सबूत पहुंच जाएंगे तो मुझे अगली बार आप रिट्रीट में पाएंगे। बस यही कहना चाह रही थी। जी 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 थैंक यू मैम, थैंक यू, क्या बात है। थैंक हाँ यू जी अर्चना सर। मैम। जी जी आप तो जो भी बोलते हैं मैम गजब का बोलते हैं मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अश्वनी जी। जी जी थैंक यू, वेलकम है। तो बेला मैम जी ने एड्रेस किया। जी मैम आप बोल सकती है बेला मैम।
थैंक यू सर, थैंक यू मुझे अनम्यूट करने के लिए, और थैंक यू सर संभालने के लिए होस्टिंग, क्योंकि बीच में मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा होस्टिंग से। एंड मैं ये कहना चाहूंगी अपने सभी साथियों को, सभी लोग जो जब भी डॉक्टर साहब की टॉक होती है, सभी लोग एक एक करके क्वेश्चन जो पूछते हैं, उसमें कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा लंबा टाइम चला जाता है। तो इससे बेटर ये होगा कि सर ने अपना नंबर सबको दिया हुआ है, तो कोशिश करें कि व्हाट्सएप पे उनसे पूछ लें। बाकी छोटी मोटी जो बात है वो तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे, छोटी मोटी बातों के लिए हम सब लोग आपस में डिस्कस करके बता सकते हैं, लेकिन कोई गंभीर समस्या जिसमें टाइम लगने वाला है तो उसको बेटर होगा कि वो व्हाट्सएप के जरिए आप सर से बात करें, तो ज्यादा बेटर होगा, यहाँ टाइम भी बचेगा और हमें ज्यादा नॉलेज मिल सकेगी इस बात के लिए। बस मैं यही कहना चाह रही थी। थैंक यू वेरी मच अश्विनी जी, आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर मेरी बात से किसी का ठेस पहुंची दिल को, अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी सर। नहीं मैम, कोई बात आपकी ठेस नहीं लगी मैम, आपने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा मैम, थैंक यू मैम जी। तो नेक्स्ट चलना चाहूंगा मैं, ओप्पो A3 जी हैं, विनोद जी है जी, सर आपका वेलकम है, सर आप बोल सकते हैं। मैं अश्विनी कुमार जम्मू से हूँ, वेलकम है सर आपका। ओप्पो A3 जी है, विनोद जी है, सर आपका वेलकम है सर। मैं अश्विनी कुमार हूँ, आपको मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया है, आप बोल सकते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख लीजिए, वहां पर अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, वहां पर आप अनम्यूट का ऑप्शन लिखा होगा, वहां पर आप क्लिक कीजिए, या फिर माइक के ऊपर आप फिंगर को टच कीजिए। नेक्स्ट चलना चाहूंगा मैं राजकुमार रविदास सर के पास। जी सर आपका वेलकम है सर, आप बोल सकते हैं। राजकुमार रविदास। नमस्कार सर, और जितने भी जूम मीटिंग पे आए हुए सभी पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार सर, डॉक्टर सर से मेरा एक सवाल था सर। जी। सवाल था नहीं, मैंने एक मरीज को दिया हुआ है सर, उनका 72 ईयर हो रहा है ना, तो उनको मैं चालू करवाया था एक एक कैप्सूल से, तो उसका अच्छा था, पहले अच्छा था। अब जैसे कि कल हम उनके घर जाके आए तो उनसे वो बोले कि नहीं इसको चक्कर आता है, तो ये क्या रीजन है सर? नहीं, चक्कर आने के इसके कारण तो चक्कर नहीं आता होगा, किसी और कंडीशन के कारण आ सकता है। आप उनसे कहें कि अगर चक्कर आ रहे हैं तो अपना बीपी चेक कराएं सबसे पहले। इस उम्र के अंदर बीपी बढ़ जाता है, लेकिन ये इस कैप्सूल के कारण तो चक्कर नहीं आना चाहिए। मैंने तो कभी ऐसा किसी साइड इफेक्ट में देखा नहीं। अ, आप बीपी उनसे कहीं चेक करें और ब्लड शुगर चेक, ठीक है जी सर, जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं नेक्स्ट और लास्ट चला चाहूंगा, फिर से ओप्पो A3 विनोद जी हैं। जी सर आपका वेलकम है सर, आप बोल सकते हैं सर, मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया आपको, आप बोल सकते हैं। ओप्पो A3s विनोद जी आपका वेलकम है सर, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया, आप बोल सकते हैं। आप स्क्रीन पर जाइए, वहां पर अनम्यूट का ऑप्शन लिखा होगा, वहां पर आप क्लिक कीजिए, या फिर माइक बनी होगी उसके ऊपर आप टच कीजिए उसको, माइक को, आप मेरे से बात कर पाएंगे। अनीता शर्मा मैम के पास जाना चाहूंगा मैं। जी अनीता मैम आपका वेलकम है, मैम आप बोल सकती है। जी ओप्पो A3 सर आपका वेलकम सर, आप हो चुके हैं। हेलो अनीता मैम, मैं माफी चाहूंगा, आप प्लीज, आपको मैं लेता हूँ, एक मिनट सर, हो चुके हैं। जी ओप्पो A3s सर आप बोल सकते हैं सर। जी अनीता मैम आप बोल सकते हैं। अनीता शर्मा जी आपका मैं वेलकम है, आप बोल सकती हैं मैम। हेलो जी जी हेलो नमस्कार सर। नमस्कार मैम, नमस्कार, वेलकम मैम आपका, जी बोलिए। मैंने ये टैबलेट्स ली, वो कैप्सूल मैंने मतलब यूज किए हुए करीब आज 7 दिन हो गए। जी तो मुझे प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ गई। वैसे मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं थी, केवल मतलब थायराइड की प्रॉब्लम है मुझे, और ऐसा कुछ नहीं था, मैं सारा कर रही थी। लेकिन मैंने अब जब से ये दवाई स्टार्ट की तब से मेरे पूरे बॉडी में दर्द, फीवर, गले में प्रॉब्लम, इस तरह से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है मुझे। और मेडिसिन लेनी पड़ रही है, कहीं फीवर की लेनी पड़ रही है, कहीं दर्द की लेनी पड़ रही है। आप कहाँ रहती हैं? मैं सर एटा रहती हूँ, यूपी में। आप इसको इतने हल्के में ना लें।
इन जी दोनों पैंडेमिक का इफेक्ट चल रहा है और इस पैंडेमिक के अंदर यही जी होता है, बॉडी में दर्द, फीवर, ये सब चीजें होती हैं। सर ये ये मेडिसिन जो आप प्रोडक्ट है जो आप खा रही हैं रेनेडस जी नोवा, इसके जी कारण बुखार होना या बॉडी में दर्द होना ये नहीं होता। तो आप ये ना समझें क्योंकि ये खाना शुरू किया तो इससे हो गया। आप चेक कराएं, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं किसी से आपने इन्फेक्शन ले लिया हो, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे पेशेंट को देख रहा हूँ आजकल जिनको इतनी छोटी छोटी कंप्लेंट हो रही है, हल्का से गले में खराश, चेक कराया तो आरटीपीसीआर पॉजिटिव, कोरोना डिक्लेयर्ड। तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा आपको है, लेकिन एहतियात के तौर पे आप जरूर उस पॉइंट से सोचें और डॉक्टर को दिखाएं। ये ना समझें इसके कारण हो गया, इसके कारण ऐसा कोई तकलीफ नहीं होती है। सर इसी मतलब जो इसके रिफ्लेक्शन आएंगे वो कितने दिनों तक आते हैं? पहले तो ये जानना जरूरी है आपको तकलीफ क्यों हो रही है। थायराइड कहीं ऐसा नहीं थायराइड की दवाई आपने शुरू ही ना करी हो? क्या आपने थायराइड की दवाई शुरू करी है? नहीं सर वो तो मैं काफी कई साल हो गए कितना सर। थायराइड? आप एक काम करें, मैं यहाँ पे तो बहुत देर लग जाएगी, आप मेरे को व्हाट्सएप पे डाल दें अपनी रिपोर्ट्स और आप मेरे से जरूर बात करें। मैं व्हाट्सएप के थ्रू आपको रिप्लाई कर दूंगा, आपका मार्गदर्शन करूंगा, चिंता ना करें। व्हाट्सएप नंबर, मेरा फोन नंबर जो है अपने सीनियर से ले लें या प्रजापति जी से ले लें। ओके ओके सर, थैंक यू सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू मैम, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी जो तकलीफ है वो आप व्हाट्सएप पर सेंड कर लीजिए डॉक्टर सर को, तो वो रिपोर्ट देख के आपको सलाह दे देंगे। तो दोस्तों जिन्होंने हैंड रेस किए थे वो हैंड रेस की खत्म हो चुके हैं। तो जी, तो अब मीटिंग का समापन करने का वक्त हो चुका है, काफी टाइम हो चुका है। तो मैं अश्विनी कुमार जम्मू से आप सबका स्वागत करता हूं, आप मीटिंग में आए। और सबसे पहले तो मैं डॉक्टर एम एस अग्रवाल जी का वेलकम करता हूं, जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी गैरंडर्मा के बारे में दी है। और आज उनका जिन्होंने जो गैरंडर्मा की पार्ट फर्स्ट उन्होंने बताया हुआ है उसके बारे में बताया है, और सेकंड जब ट्यूसडे को यहाँ पर फिर से आएंगे, तशरीफ लाएंगे, तो फिर से पार्ट सेकंड हमें बताएंगे। और जो जानकारी रह गई है वक्त की कमी के कारण वो पूरी करेंगे। तो थैंक यू एम एस सर, आपका बहुत 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 शुक्रिया जी, मीटिंग आने के लिए, मीटिंग के शोभा को बढ़ाने के लिए। हमेशा आप आते हैं और हम सब आपसे बहुत कुछ सीखते हैं और सीखते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। जी, तो मैं बाकी सुनील सर का भी धन्यवाद करता हूँ, अमित सर का भी धन्यवाद करता हूँ, संदीप सर का, अर्चना मैम का, बेला मैम का और गर्मा मैम का, जितने भी हमारी नारी शक्ति हैं, जितने हमारे नए दोस्त हैं, जितने होस्ट को होस्ट हैं, सबका जिनसे मैंने अभी तक कोई बात अभी तक नहीं भी की हो, उन सबको मैं वेलकम करता हूं, क्योंकि उन्होंने मीटिंग में आए, आप सबने मीटिंग की शोभा को बढ़ाया। जो सवाल आपने पूछे उनसे सवालों को सुनने से पूछने से मैंने काफी कुछ चीजें सीखी है, आप सबने भी काफी कुछ चीजें सीखी है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच मीटिंग में आने के लिए, मीटिंग की शोभा को बढ़ाने के लिए। अभी भी हमारे बीच 106 साथी जुड़े हुए हैं और जो लास्ट तक रहता है वही टीम तक पहुंचता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और मैं नेक्स्ट और लास्ट चलना चाहूंगा कमलेश प्रसाद सर के बाद। जी सर, आपका जी लगता है वो चले गए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप सबको अनम्यूट करने जा रहा हूं, तो प्लीज जोरदार रॉकेट के साथ मैं मीटिंग का समापन करने का, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो वक्त काफी हो चुका है। तो मैं आप सबको अनम्यूट करने जा रहा हूँ।